Assalamualaikum dear students, welcome to GS Academy YouTube channel. My name is Muhammad Adnan. आज हम 9th बायोलॉजी का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है बायोडाइवर्सिटी। सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जब हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि ये कायनात बहुत वसी है, डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स इसके ऊपर पाए जाते हैं। तो एटलीस्ट 10 मिलियन काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनहेबिट द अर्थ, यानी अर्थ के ऊपर तकरीबन 10 मिलियन काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। 10 मिलियन में से तकरीबन 1/3 ऐसे हैं जिनको अब तक स्टडी किया गया है। 1/3 ऑर्गेनिजम्स को अब तक स्टडी किया गया है जिनका डाटा साइंटिस्ट के पास मौजूद है। अब इतनी वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करने के लिए, अपनी आसानी के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया, इन ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया। किस बुनियाद पर? उनके दरमियान सिमिलैरिटीज़ क्या हैं और उनके दरमियान डिफरेंसेस क्या हैं। इस बुनियाद पर साइंटिस्ट ने इन ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया। तो मेजर 5 ग्रुप्स बनाए गए। 5 प्रिंसिपल ग्रुप्स के क्या क्या नाम हैं? प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्ट्स, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब इनको कैसे क्लासिफाई किया गया, इनके दरमियान क्या क्या सिमिलैरिटीज़ थी, क्या क्या डिफरेंसेस आए, किस बुनियाद पर इनको क्लासिफाई किया गया, इन सब को हम इसी चैप्टर के अंदर 1 बाय 1 डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आइए अब हम आगे चलते हैं बायोडाइवर्सिटी की तरफ। बायोडाइवर्सिटी, the word biodiversity is derived from 2 words. Bio means life and diversity means variety. Variety अब किस चीज़ के अंदर? Variety within the species and variety among the species. Biodiversity is derived from 2 words, bio and diversity. Bio means life and variety means variety. Variety within the species and among the species. Among the species से क्या मुराद है? डिफरेंट स्पीशीज़ के अंदर वैराइटीज़ की बात करना। जैसे डॉग एक अलग स्पीशीज़ है, कैट एक अलग स्पीशीज़ है, इसको क्या कहेंगे हम? वैरायटी अमंग द स्पीशीज़। जब हम बात करते हैं विद इन द स्पीशी, हम कहते हैं एक ही स्पीशी के अंदर उनकी वैरायटीज़। जैसे अब डॉग है, उसकी डिफरेंट वैरायटीज़ होती हैं। जैसे जर्मन शेफर्ड उसी की एक वैरायटी है, उसके अलावा बुल डॉग वो भी उसी की वैरायटी। इसको हम क्या कहते हैं? वैरायटीज़ विद इन द स्पीशीज़, यानी एक ही स्पीशीज़ के अंदर डिफरेंट वैरायटीज़ का पाया जाना। अब हम बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन की। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? द मेजर ऑफ वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन डिफरेंट इकोसिस्टम, यानी किसी भी इकोसिस्टम में डिफरेंट वैरायटीज़ के ऑर्गेनिजम्स का पाया जाना। अब मेजर क्या होता है? उस जगह पे वैरायटीज़ को पैमाइश करना, उनकी गिनती करना, क्या कहलाता है? बायोडाइवर्सिटी। अब बायोडाइवर्सिटी को हम मुख्तलिफ नाम देते हैं। अगर प्लांट की बायोडाइवर्सिटी है तो क्या कहेंगे? डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स इज़ कॉल्ड फ्लोरा, डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स इज़ कॉल्ड फाना। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनता है, अक्सर बच्चे उस पर कंफ्यूज होते हैं कि ये सवाल तो हमने पढ़ा ही नहीं, ये कहाँ से आ गया है एग्ज़ाम में। तो वो कौन सा सवाल है कि डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स और डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स, यानी फ्लोरा और फाना किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं? हमारे माहौल के ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर फ्लोरा एंड फाना डिपेंड करते हैं? तो वो कौन कौन से? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है कि फ्लोरा एंड फाना माहौल के कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं। तो क्या कहेंगे? फ्लोरा एंड फाना डिपेंड्स अपॉन क्लाइमेट, एल्टीट्यूड, सॉइल एंड प्रेजेंस ऑफ अदर स्पीशीज़। अब क्लाइमेट क्या होती है? अब किसी भी जगह की आबो हवा इस चीज़ पे इफ़ेक्ट करती है कि वहाँ पे कौन कौन से ऑर्गेनिज़म सर्वाइव कर सकते हैं। कुछ ऐसे एरियाज़ होते हैं जहाँ की आबो हवा बहुत सख्त होती है, कुछ ऑर्गेनिज़म्स उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते। अब एल्टीट्यूड, कुछ ऑर्गेनिज़म बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे रहते हैं। सॉइल पे भी डिपेंड करता है कि किसी भी जगह पे पाए जाने वाले ऑर्गेनिज़म्स कितने कैसे हो सकते हैं। इसी तरह प्रेजेंस ऑफ अदर स्पीशीज़, यानी ये इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है किसी भी जगह की बायोडाइवर्सिटी के वहाँ पे और कौन से जानदार पाए जाते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे जानदार होते हैं जो दूसरों का क्या करते हैं? शिकार करते हैं, प्रीडेटर्स होते हैं। इसलिए इस चीज़ पे भी डिपेंड करती है कि प्रेजेंस ऑफ अदर स्पीशीज़ वहाँ पे और कौन कौन से जानदार पाए जाते हैं। अब
एरियाज़ में किसी भी रीजन में बायोडाइवर्सिटी यकसा नहीं होती, एक जैसी नहीं होती, बल्कि मुख्तलिफ रीजन्स में बायोडाइवर्सिटी मुख्तलिफ होती है। इस लिहाज से हम अर्थ को डिवाइड करते हैं इनटू 3 रीजन्स। फर्स्ट वन इज़ ट्रॉपिक्स, सेकंड इज़ टेम्परेट रीजन, थर्ड वन इज़ पोलर रीजन। ट्रॉपिक्स इसको कहते हैं, ये ट्रॉपिक्स यानी यहाँ पे रिचेस्ट होती है कौन, बायोडाइवर्सिटी। क्या कहेंगे, बायोडाइवर्सिटी इज़ रिचेस्ट इन ट्रॉपिक्स। बायोडाइवर्सिटी इज रिचेस्ट इन ट्रॉपिक्स। टेम्परेट रीजन में हम कहेंगे देयर आर मैनी स्पीशीज इन टेम्परेट रीजन। क्या कहेंगे, मैनी स्पीशीज इन टेम्परेट रीजन, वाइल पोलर रीजन हैज अ फीवर स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स। क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा सख्त सर्दी होने की वजह से बहुत ही कम ऑर्गेनिजम्स वहाँ पे सरवाइव कर सकते हैं। अब इतनी वसी डाइवर्सिटी, इतनी वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, तो ये कब इवाल्व हुए, कब अर्थ के ऊपर आए, तो इसको हम देखते हैं। अब ये इतनी वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म जो अर्थ के ऊपर पाई जाती है, तो ये कब स्टार्ट हुई इतनी बायोडाइवर्सिटी, तो अबाउट रिजल्ट ऑफ 4 बिलियन ईयर्स ऑफ एवोल्यूशन। तो 4 बिलियन साल लगे, इतने इर्तकाई चेंजेस आए इसके अंदर, तब जाकर हम ये इतनी वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलते हैं। तो अब सवाल ये है कि ज़िंदगी कब स्टार्ट हुई, अर्थ के ऊपर ज़िंदगी कब स्टार्ट हुई, तो इसके बारे में अभी साइंसदान पता नहीं लगा सकते, इतना डाटा मौजूद नहीं है कि वो बता सकें कि ज़िंदगी कब स्टार्ट हुई। हाँ, लेकिन इतना डाटा ज़रूर मौजूद है कि बता सकते हैं कि आज से 600 मिलियन ईयर्स अगो, यानी 600 साल पहले अर्थ के ऊपर कोई मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, हायर ऑर्गेनिजम्स नहीं पाए जाते थे, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ बैक्टीरिया एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स पाए जाते थे। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स इट्स मीन ऑर्गेनिजम्स कंसिस्ट ऑफ ओनली सिंगल सेल। तो बैक्टीरिया क्या होते हैं, इनको भी हम इसी चैप्टर में मज़ीद डिटेल से डिस्कस करेंगे। इट्स ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। आज हम बायो का बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। एक्चुअली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, कुछ बच्चे इसको इग्नोर कर देते हैं, याद नहीं करते, इसलिए हमें इसको एज अ लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर तैयार करना है। इसको आसानी के लिए हमने क्या किया, इसके पॉइंट्स बना लिए हैं ताकि हम इसको आसानी से याद कर सकें। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है फूड। एक्चुअली हम इंसान हैं, कुछ जितने भी एनिमल्स हैं, क्या उनको क्या चाहिए, बोलने के लिए, चलने फिरने के लिए एनर्जी चाहिए। एनर्जी हम कहाँ से हासिल करते हैं, खुराक से। अब खुराक कहाँ से हासिल होती है, बायोडाइवर्सिटी से। चाहे ह्यूमन बीइंग्स की बात करें, जितने भी एनिमल्स हैं, सब कहाँ से एनर्जी हासिल करते हैं, खुराक से। और खुराक क्या कहाँ से हासिल होती है, हमें बायोडाइवर्सिटी से। इसलिए हम कह सकते हैं हमारी लाइफ मरहून मिन्नत है किसकी, बायोडाइवर्सिटी के बगैर लाइफ हमारा सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल है। सेकंड पॉइंट है ड्रग्स। मुख्तलिफ अद्वियात हम कहाँ से हासिल करते हैं, बायोडाइवर्सिटी से। कुछ प्लांट से, कुछ एनिमल से, उनके रिएक्शंस करवा के डिफरेंट अद्वियात तैयार की जाती हैं, तब वो मार्केट में इस्तेमाल करने के काबिल होती हैं। थर्ड पॉइंट इज़ इंडस्ट्रियल मटीरियल। डिफरेंट काइंड ऑफ इंडस्ट्रियल मटीरियल, वो भी हम कहाँ से हासिल करते हैं, बायोडाइवर्सिटी से। इंडस्ट्रियल मटीरियल फॉर एग्जांपल शुगर मिल है। अब शुगर मिल के अंदर क्या इस्तेमाल होगा, शुगर केन, गन्ना। अब गन्ना कहाँ से हासिल होता है, गन्ना पौधों से हासिल होता है एक्चुअली। तो क्या इसका क्या मतलब हुआ कि हमें इंडस्ट्रियल मटेरियल कहाँ से हासिल हुआ, बायोडाइवर्सिटी से। इसी तरह कपड़ा कहाँ से तैयार होता है, धागे से। अब धागा कहाँ से हासिल होता है, कहाँ से बनाया जाता है, कॉटन से। कॉटन एक्चुअली कहाँ से हासिल हुआ, प्लांट से। इसलिए हम कह सकते हैं कि मुख्तलिफ इंडस्ट्रियल मटीरियल भी हमें कहाँ से हासिल होता है, बायोडाइवर्सिटी से। इसके अलावा और भी बहुत कुछ, जैसे रबड़ प्लांट है, उसके अलावा पेंट्स हैं, डाइज़ हैं, मुख्तलिफ कलर्स हैं, वो भी हमें कहाँ से हासिल होते हैं, बायोडाइवर्सिटी से। फोर्थ पॉइंट इज़ मेक एंड मेंटेन इकोसिस्टम। एक्चुअली ये बायोडाइवर्सिटी ही होती है जो किसी इकोसिस्टम को बनाती है और उसको मेंटेन भी करती है। अब इकोसिस्टम क्या होता है, इंटरेक्शन होता है ये किन के दरमियान, लिविंग और नॉन लिविंग के दरमियान, एनिमल्स और उनके इन्वायरमेंट के दरमियान। क्या है, इंटरएक्शन। अब किस किस का है, लिविंग और नॉन लिविंग। अब
अब लिविंग और नॉन लिविंग के दरमियान इंटरेक्शन को ही हम इकोसिस्टम कहते हैं। अब अगर हम बायोडाइवर्सिटी को निकाल दें, अगर हम लिविंग थिंग्स को निकाल दें, तो क्या ख्याल है इकोसिस्टम कायम रहेगा? नहीं, क्योंकि इकोसिस्टम किस किस चीज़ का कम्बिनेशन है? लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग के दरमियान इंटरेक्शन। जब लिविंग थिंग्स ही नहीं होगी तो क्या होगा? इकोसिस्टम भी कायम नहीं रह पाएगा। उसके अलावा ये इसको मेंटेन भी करते हैं, किसको? इकोसिस्टम को। लिविंग्स, यही बायोडाइवर्सिटी इकोसिस्टम को भी मेंटेन करती है। फोर्थ पॉइंट इज़ केमिस्ट्री ऑफ एटमॉस्फेयर। हमारे एटमॉस्फेयर की जो केमिस्ट्री है, इसके अंदर मुख्तलिफ गैसेज हैं, उनको मेंटेन कौन कर रहा है, उनको बैलेंस कौन कर रहा है? बायोडाइवर्सिटी। फॉर एग्जांपल हम ह्यूमन बीइंग्स, हम जब सांस लेते हैं, एक्सहेल करते हैं, तो किसको बाहर निकालते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को। इसी तरह मुख्तलिफ कंबस्शन प्रोसेसेस होते हैं, ऑटोमोबाइल से धुआं निकलता है, उसके अंदर क्या होता है? मुख्तलिफ गैसेज होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह। अब कार्बन डाइऑक्साइड को कौन इस्तेमाल करता है? प्लांट्स। किस प्रोसेस के अंदर इस्तेमाल करते हैं? फोटोसिंथेसिस के अंदर। अब अगर प्लांट्स ना होते तो क्या ख्याल है? इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बढ़ती रहती और ये क्या है? पोल्यूशन काज करती, ग्लोबल वार्मिंग होती, डिफरेंट हमारे मसाइल का सामना करना पड़ता है। इसलिए प्लांट्स क्या करते हैं? इसको फोटोसिंथेसिस के अंदर इस्तेमाल करते हैं और इससे क्या बनाते हैं? ऑक्सीजन। अब उस ऑक्सीजन को कौन इस्तेमाल करता है? हम खुद ही एनिमल्स इस्तेमाल करते हैं, सांस लेते हैं और फिर हम उसको कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। इस तरह ये क्या होता है? साइकिल चलता रहता है और बायोडाइवर्सिटी क्या? एटमॉस्फेयर की केमिस्ट्री को मेंटेन रखती है। एंड लास्ट पॉइंट इज़ रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स। डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स हम ग़िज़ा हासिल करते हैं, पौधों से हासिल करते हैं। कहाँ से हासिल करते हैं? बायोडाइवर्सिटी से। क्योंकि कोई भी एनिमल्स बायोडाइवर्सिटी से न्यूट्रिएंट्स हासिल करते हैं, फिर जब वो डेड हो जाते हैं, बैक्टीरिया उनको डिकम्पोज करते हैं, डिकम्पोज करके वो न्यूट्रिएंट्स किसके अंदर मिल जाते हैं? दोबारा सॉइल के अंदर। सॉइल से फिर क्या पैदा होते हैं? प्लांट्स पैदा होते हैं। वही प्लांट्स दोबारा उन्हीं न्यूट्रिएंट्स को इस्तेमाल करते हैं। इस तरह क्या होता है? ये एक साइकिल चलता रहता है, जिससे क्या होता है? किसी भी इकोसिस्टम में, किसी भी एटमॉस्फेयर में न्यूट्रिएंट्स की जो मिकदार है वो क्या रहती है? बरकरार रहती है। एनिमल्स न्यूट्रिएंट्स हासिल करते हैं, जब वो डेड हो जाते हैं तो क्या होता है? वो डीकम्पोज होते हैं। कौन करता है डीकम्पोज? बैक्टीरिया एंड डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और डीकम्पोज हो के वो क्या न्यूट्रिएंट्स किस चीज़ के अंदर शामिल हो जाते हैं? सॉइल के अंदर। और सॉइल से क्या पैदा होते हैं? प्लांट्स। अब प्लांट्स के अंदर अगेन न्यूट्रिएंट्स अगेन उनको एनिमल्स हासिल करते हैं। इस तरह ये एक साइकिल चलता रहता है और हमारे माहौल में, हमारे इकोसिस्टम्स में बायोडाइवर्सिटी की वजह से क्या रहता है? न्यूट्रिएंट्स मेंटेन रहते हैं और इनकी मिकदार मेंटेन बरकरार रहती है। ये था बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस आपका, इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी।